हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली एक टॉपिक पर बात करते हैं। इससे पहले भी हम कितने सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, वो हिस्ट्री के हो या फिर करंट अफेयर्स के हो या पॉलिटी के हो, हम उन पर बात कर चुके हैं। और जो है अब हम जो है करंट अफेयर्स के कुछ जो टॉपिक है आज उन पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की और यूपी सब इंस्पेक्टर की जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए जो है पहले तो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम आएगा। तो क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको पता ही है 60 क्वेश्चंस जो है वे जीके के जीएस के इसके है जीएस के है, जिसमें 50 तो जीएस ही 10 नंबर के जो है कंप्यूटर साइंस के जो प्रश्न आएंगे। तो क्योंकि इसमें जो हमारा जो पोर्शन है जीएस का 100 में से 60 जो प्रश्न है वे जीएस से आ रहे डायरेक्ट, तो इसलिए जीएस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जीएस महत्वपूर्ण है तो उसमें से हम ये मान के चलेंगे कि 60 में से कम 20 से 25 जो हमारे प्रश्न आएंगे वो करंट अफेयर्स से आएंगे। ये हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। और क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए, आज जो अपना पहला टॉपिक है हमारा वो है बीबी का मकबरा। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, बीबी का मकबरा जो है इसको बोलते हैं कि ये दूसरा ताजमहल है। मतलब जो दक्कन है, दक्कन क्षेत्र साउथ का क्षेत्र, जो हमारा साउथ का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं दक्कन का क्षेत्र। तो जो हमारा दक्कन का क्षेत्र है उसका ये से ताजमहल बोलते हैं। क्योंकि अगर आप पिक्चर देखेंगे, देखिए ये जो पिक है, इस पिक को आप देखोगे तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं जो है ताजमहल के जैसा ही है। सो इट रिजेंबल्स लाइक ताजमहल, ये ताजमहल के जैसा दिखाई देता है। दूसरा, इसको बनाया किसने था, ये प्रश्न बन जाता है। तो ये जो बनवाया था ये औरंगजेब ने बनवाया था। अब औरंगजेब ने क्यों बनवाया था, इसका भी वही कारण है जो शाहजहाँ का कारण था। शाहजहाँ ने क्यों बनवाया था? मुमताज़ महल की याद में। औरंगजेब ने क्यों बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। जो उनकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, उनकी याद में इसको बनवाया था। एक बात ये। दूसरा, ये है कहाँ पर? ये है औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कहाँ पर है? औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। औरंगजेब जो था ये मुग़ल शासक था और इसने 1707 में इसकी डेथ हो गई थी और 1650 के आसपास इन्होंने जो है रूल करना शुरू किया था। 1650 के आसपास रूल करना शुरू किया था, मुग़ल रूलर था, और 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। अगर हम कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि मुग़ल पीरियड का जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो अंतिम स्ट्रॉन्ग रूलर था वो औरंगजेब था। ये जो है औरंगजेब का अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कई बार आता है कि जो सबसे कैरेक्टरफुल अगर हम रूलर की बात करें मुग़ल पीरियड में, जो मुग़ल पीरियड थे उस टाइम पर औरंगजेब जो होता है ये एकमात्र कैरेक्टरफुल व्यक्ति था, जो चरित्रवान व्यक्ति था। कहते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी, एक ही बीवी थी, उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। उसी की याद में इन्होंने क्या बनाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। बाकी ये तो पता ही आपको, कट्टर मुस्लिम था, ये शराब तंबाकू इन सब से इसको नफरत थी। तो ये था औरंगजेब के बारे में और जो है बीबी का मकबरा के बारे में। और ये जो था 1660 में बनवाया था किसने? औरंगजेब ने। तो आपको बस यही याद रखना है कि बीबी का मकबरा क्या है। जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ये जो है किसकी कॉपी है? कॉपी कह सकते हैं कि ये जो है जो औरंगजेब के पिता थे शाहजहाँ, उन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो उसी की कॉपी जो है इन्होंने बनवाई थी दक्कन में। दक्कन यानी कि साउथ इंडिया में क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। तो ये था बीबी का मकबरा के बारे में। जो हमारा नया टॉपिक है अब है सी गार्जियंस 2020। अब ये जो टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है और अभी हाल में ये प्रैक्टिस हुई थी, एक्चुअली नेवी अभ्यास है। और आपको पता ही है कि दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री आपस में अभ्यास करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये नेवी की एक्सरसाइज है। किस किस की? पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम है सी गार्जियंस 2020। इसलिए क्योंकि 2020 में हुई थी। ये जो थी छठी एक्सरसाइज थी पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और ये हुई कहाँ पर थी? कराची में हुई थी। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो कराची है, कराची कहाँ पर है? कराची पोर्ट भी है, ये अरब सागर के तट पर है।
कराची। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान और चाइना, आपको पता ही है कि आपस में कितनी की आपस में गहरी दोस्ती है, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और जो भी एक्सरसाइज होती है जैसे सी गार्जियंस की थी, तो कहीं ना कहीं ये शो करने के लिए पाकिस्तान ने कि भाई हम भी आपसे कम नहीं है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे इंडिया करता है, नेपाल के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, और यूएस के साथ करता है, जापान के साथ करता है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज है और संप्रीति है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज इंडिया भी करता है। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने भी एक नेवी एक्सरसाइज की चाइना के साथ, जो कहाँ पे की, कराची में की, और ये 6th एडिशन था जो कि अब की बार पाकिस्तान और चाइना ने किया है। तो ये था एक टॉपिक, सी गार्जियंस आने की संभावनाएं हैं। ये सीधा पूछ लेगा कि सी गार्जियंस 2020 ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? कराची में हुई। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सी गार्जियंस 2020। अगला टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मिलन 2020। मिलन 2020 क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी इस ऊपर बताया था गार्जियंस 2020। तो गार्जियंस 2020 एक नेवी एक्सरसाइज थी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इसी प्रकार से मिलन 2020 भी एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 41 जो नेवीज थी, 41 कंट्रीज़ की जो नेवी थी उसको इन्वाइट किया गया था, जिसमें से 30 नेवीज ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्या है? ये मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज। ये क्या है? मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ तो जो गार्जियंस 2020 थी वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की थी एक्सरसाइज, लेकिन ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। हम इसमें किसी 2 कंट्री के बीच में नहीं, हाँ इसमें टोटल 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया भी एक था। और ये जो एक्सरसाइज हुई है मिलन 2020, ये कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है मार्च 2020 में। मार्च 2020 में मिलन 2020 जो नेवी एक्सरसाइज है ये विशाखापट्टनम में हुई मार्च 2020 में। दूसरी बात, अच्छा ये जो नेवी एक्सरसाइज होती है ये होती क्यों है? जो इतनी सारी कंट्रीज़ की नेवीज़ आई है, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इसमें जो है एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट जो है पार्टिसिपेट किया है। क्यों किया है? इसका कारण ये है कि ताकि जो सारे कंट्रीज आपस में आके एक दूसरे की जो नेवल टेक्नोलॉजी है, जो नेवी जो टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रही है, वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। जो नए नए इंडक्शंस लेकर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर सके। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी जो शिप्स के अंदर लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है वो भी जो सभी कंट्री है आपस में जो है एक्सचेंज कर सके, आदान प्रदान कर सके। ये बात है। तो ये था मिलन 2020। बस याद आपको ये रखना है कि जो मिलन 2020 जो एक्सरसाइज है ये मल्टीलेटरल है, ना कि किसी 2 या 3 कंट्री के बीच में। इसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और विशाखापट्टनम मार्च 2020 में ये कंडक्ट हुई थी। इसका मकसद होता है कि जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपनी नेवी को और मजबूत कर सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है इंडक्ट कर सके अपनी नेवी के अंदर। और जो है, और दूसरी बात यह है कि इससे क्या होता है, जो फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए जो है एक्सरसाइज आपस में कंडक्ट करते हैं। इंडिया भी इसलिए कंडक्ट करता है, यूएसए के साथ करता है। एक वरुण एक्सरसाइज है, इंडिया फ्रांस के बीच में होती है। एक जो है मालाबार एक्सरसाइज है, जो इंडिया, यूएसए, अब तो जापान ने भी उसमें जो है पार्टिसिपेट करने लगा है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो मिलन है, मिलन में 30 कंट्रीज़ है। एक आपको ये याद रखना है। अगला जो टॉपिक हमारा है इसी में ही, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक है संप्रीति 9। संप्रीति 9 मैंने बताया ना कि इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी होती है। तो जो संप्रीति है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। तो किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ये क्या है? बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स या नेवी एक्सरसाइज नहीं है, ये जो है मिलिट्री की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। दूसरा, ये हुई कहाँ पे है? उमरोई में हुई है। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में। ये याद रखना है। दूसरे एडिशन कौन सा है? 9th एडिशन है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो हमने देखी। संप्रीति 9 देखी, गार्जियंस 2020 देखी, हमने मिलन देखी। तो ये एक्सरसाइज है जो हमें याद करनी है और जिनकी आने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है एक आर्म फोर्स का एग्ज़ाम है
तो इसमें संभावनाएं है कि इनमें से कोई प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं है। अगला जो है हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है हमारा स्मोक टावर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो स्मोक टावर लगा है वो दिल्ली में लगा है, एक बात। दूसरी बात, स्मोक टावर का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है स्मोक टावर। स्मोक मतलब आप बोल सकते हो धुआं, पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है वो क्या करता है स्मोक टावर, उसको फिल्टर करता है और क्लीन एयर को बाहर निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया था सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि जो है आपको स्मोक टावर लगाना है। क्या लगाना है, स्मोक टावर लगाना है दिल्ली के अंदर, जिससे कि क्योंकि आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास क्या होता है कि पूरे दिल्ली में स्मोक हो जाता है, ठीक है। उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है और बड़ी समस्याएं आती है लोगों को, बच्चों को और बुजुर्ग को तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। जिनको अस्थमा की समस्याएं है उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकुलेटेड मैटर्स है, पार्टिकुलेटेड मैटर्स होते हैं PM 2.5 या PM 10। तो जो पार्टिकुलेटेड मैटर है, ये जो पार्टिकुलेटेड मैटर है मतलब ये साइज के हिसाब से है। पार्टिकुलेटेड 2.5 नैनोमीटर और दूसरा है पार्टिकुलेटेड 10 nm नैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि जो है जो ये पार्टिकल्स है इनको क्या करता है, फिल्टर करता है। तो स्मोक टावर में क्या है कि फिल्टर्स लगे हुए हैं और वो जो इसमें लेयर्स बनी होती है फिल्टर्स की, वो क्या करता है कि जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनको वहाँ पर ट्रैप कर लेता है और क्लीन एयर को बाहर निकालता है। उससे ये होता है कि जो समस्याएं होती है सांस लेने में, उसमें कहीं ना कहीं हमें रियायत मिलती है, उसमें कंफर्ट होता है लोगों के लिए कि वो साफ़ और सुथरी हवा ले सके। तो ये था स्मोक टावर। अभी इसको इंस्टॉल किया गया है दिल्ली के अंदर और आई थिंक ये दिल्ली के अंदर भी जो CP में किया गया है, कर्नाट प्लेस पे ही इसको इंस्टॉल किया गया है। एक एयरक्राफ्ट है MiG-27। एक्चुअली जो मिग सीरीज के जो एयरक्राफ्ट है वो हमने इंपोर्ट किया रशिया से, आयात किए हैं हमने रूस से, जो मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट है। तो उसी जो मिग सीरीज है उसमें एक मिग है 27, जो वर्जन है मिग सीरीज का वो 27 वर्जन है। ये जो है अभी डीकमीशन किया गया है, इसको रिटायर किया गया है। MiG-27 जो एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स ने दिसंबर 2019 को इसको रिटायर कर दिया। ये जो था कमीशन किया था 1985 में, इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया गया था, इसको सेवा में लिया गया था 1985 में। जब कारगिल वॉर हुआ था तो कारगिल वॉर में MiG-27 ने एक अहम भूमिका निभाई थी और उस वक्त इस MiG-27 का जो निक नेम दिया था वो दिया था बहादुर। क्या दिया था, बहादुर दिया था। जो एयरफोर्स पायलट्स थे इसको बहादुर बोलते थे क्योंकि ये जो था कारगिल में इसने अपना वाइटल रोल प्ले किया था। अगला इसमें क्या है, एक सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है, सबसे बड़ी बात है सिंगल सीटर है और ये जो है एक टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है। टैक्टिकल मतलब ये टैक्टिक्स से काम करता है और जब भी ये जब वॉर होता है, बैटल होता है, उस वक्त ये टैक्टिक्स से अपना रोल प्ले करता है। इसको सोवियत यूनियन ने किया था। सोवियत यूनियन जो रशिया से पहले जो क्या था, सोवियत यूनियन था, USSR था। तो 1991 से पहले ये USSR जिसको बोलते हैं, सोवियत संघ, उसने इसको डेवलप किया था। और इसके बाद जो है बाद में इसको इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया था। इसमें जो हमारे स्वदेशी उपकरण थे वो इसके अंदर लगाए थे और वो लगाए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंडिया, क्योंकि ये जो है मैन्युफैक्चर करता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा जो MiG-27 है ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जो ग्राउंड पे जो अटैक करने में ये सक्षम है। तो ये था हमारा MiG-27। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट सीरीज से कोई प्रश्न बन जाए तो शायद इसके बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये रिटायर हुआ है। और इसको जो मैंने आपको बताई थी, जो मिग सीरीज के जो एयरक्राफ्ट है उसको रशिया ने बनाया है। और जो है इसका कारगिल में मैंने बता दिया रोल इसने इंपॉर्टेंट प्ले किया है। जो क्या इसको एयरफोर्स वाले क्या बोलते थे, एयरफोर्स पायलट इसको बहादुर बोलते थे। एक बात ये, अगला टॉपिक हमारा करंट में रहेगा मनी ऐप। तो जो मनी ऐप है, मनी ऐप अभी एक मोबाइल ऐप है। जो मनी ऐप है मोबाइल ऐप है, इसको RBI ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च क्यों किया गया है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति है,
उनको करेंसी के जो नोट्स हैं, नोट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सके। इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेशन है जो कि ऑफलाइन काम करती है और ये मोबाइल में डाउनलोड कर ली जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। और इसमें क्या होता है कि कैमरे का यूज करके, मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसको यूज करके हम करेंसी नोट को स्कैन कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि नकली असली है। तो याद क्या करना है आपको कि जो मनी ऐप को किसने डिज़ाइन किया, तो आरबीआई ने किया। मनी ऐप क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल में डाउनलोड होती है। उसने पूछ लेगा क्या इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, नहीं, ये ऑफलाइन काम करता है। इसके अलावा ये इसमें किसका यूज़ होता है, करेंसी को जो है किस लिए यूज़ होता है मनी ऐप का, करेंसी की जो ऑथेंटिसिटी है कि करेंसी असली है नकली है, उसको डिटेक्ट करने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मनी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। और वो एप्लीकेशन दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 से पता ही चल रहा है आपको कि ये एक्सरसाइज हुई है, एक अभ्यास हुआ है। 2 कंट्री के बीच में अभ्यास होता है अजय वॉरियर 2020 में हुआ है। ये होता है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ये कभी इंडिया में होता है, कभी यूनाइटेड किंगडम में होता है। यूनाइटेड किंगडम मतलब सिंपल से ब्रिटेन में ही होता है। इसके अलावा जो अजय वॉरियर है, अजय वॉरियर जो है ये अब की बार जो हुआ है ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में जो जगह थी वो थी सैलिसबरी प्लेन्स। यूनाइटेड किंगडम में फरवरी 2020 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। और इसके अलावा ये क्या है कि जॉइंट ट्रेनिंग है, मतलब आपस में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ये आपस आर्मी की जो आर्मी है, दोनों कंट्री की आर्मी है, इंडिया की और ब्रिटेन की, दोनों आर्मी आपस में एक्सरसाइज करती है ताकि वे एक आपस में जो है प्रॉपर ट्रेनिंग को एक्सचेंज कर सके। जो नई नई टेक्नोलॉजी जो आर्मी के अंदर इंडक्ट हो रखी है उसको वे एक्सचेंज कर सके। दूसरा, जो अर्बन क्षेत्र में या सेमी अर्बन क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में बोल सकते हैं, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अगर काउंटर टेररिस्ट करना हो, ऑपरेशन करना हो, अगर आतंकवादी हमला हो गया हो और उसमें अटैक करना हो, उसमें उसको काउंटर करना हो आर्मी की हेल्प से, तो वो ये जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है ये उसी की प्रैक्टिस है कि अगर अर्बन एरिया में टेररिस्ट का अटैक हो जाता है उसको काउंटर कैसे करना है, उसको रोकना कैसे है, वो एक्सरसाइज अजय वॉरियर एक्सरसाइज है जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होती है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हुई थी वो सन 2013 में हुई थी बेलगाम में। सबसे जो पहले एक्सरसाइज हुई थी अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, वो बेलगाम में हुई थी, कर्नाटका में। ये रहा। अब ये बेलगाम से हमें शायद कुछ याद आ रहा होगा, बेलगाम से जो है ये कर्नाटक में है। और बेलगाम आप याद रख सकते हो या अपने नोट्स बना सकते हो। बेलगाम जब सेशन हुआ था, आपको पता है कि जब कांग्रेस का सेशन होता है, हर साल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल सेशन होता था नवंबर दिसंबर के महीने में। तो अगर पूछे कि बेलगाम जब सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बने हैं 1924 में बेलगाम में। ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको याद रहे कि बेलगाम में क्या हुआ था। तो क्योंकि महात्मा गांधी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खुद में एक टॉपिक है, तो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, तो बेलगाम अधिवेशन था जो कि 1924 में हुआ था। अगला टॉपिक हमारा है वो है इंडियन नेशनल लिविंग अब्रोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितने भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, यानी कि भारत से बाहर रहते हैं, है तो इंडियन लेकिन इंडिया से बाहर कंट्री में रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो 1,36,00,000 इंडियन है। 1,36,00,000 इंडियंस हैं जो कि भारत से बाहर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा भारतीय कौन से देश में रहते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस जो रहते हैं वो यूएई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है। इसके अलावा अगर बात करूँ यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद यूएस, और यूएस के बाद कुवैत, और कुवैत के बाद ओमान,
बस आप इतना याद कर लेना। और ओमान का आप कतर भी याद रख सकते हो। इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको क्या है। देखो, जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ओमान है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, ये चारों कंट्री एक मतलब आसपास है एक तो, और चारों कंट्री मुस्लिम कंट्री है। अब सबसे ज़्यादा जो रहते हैं इंडियंस वो यूएई में रहते हैं, इसके बाद सऊदी अरेबिया में रहते हैं, ठीक है। यूएई में रहते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और उसके बाद यूएस में रहते हैं, फिर कुवैत में रहते हैं, फिर ओमान में रहते हैं। बीच में सिर्फ यूएस एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी आप याद रखोगे यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, और तीसरा नंबर पे है यूएस। देखिए, जो यूएई है और सऊदी अरेबिया है, कुवैत है और ओमान है, ये मैंने बता दिया चारों इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और चारों जो है एक आसपास ही है। और अगर अगर हमारे जो इंडियंस है, जो हमें पता 1,36,00,000 इंडियंस है, वे फॉरेन में रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, ये जो है नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, ये बताना है। जो हमारे जो ज़्यादा लोग अगर बाहर रहेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ से पैसे कमा कर इंडिया में भेजेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा हमारे कंट्री में, रेमिट आएगा। जो वापस जो पैसा भेजेंगे उसको बोलते हैं रेमिट, तो हमारे पास ज़्यादा रेमिट आएगा। और जो ज़्यादा रेमिट आएगा क्या होगा, उससे क्या होगा, हम अपने देश के अंदर उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका सबसे ज़्यादा रेमिट आता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा विदेश में रहते हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना। तो आप ये याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो रेमिट आता है वो कौन से कंट्री का आता है, इंडिया का आता है, और दूसरे नंबर पर चाइना का आता है। सबसे ज़्यादा इंडियंस कहाँ रहते हैं, यूएई में रहते हैं, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पे यूएस, चौथे पे कुवैत, पांचवे पे ओमान, छठे पे कतर। अब आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान और कतर कौन से कॉन्टिनेंट में है और इनकी कैपिटल क्या है। इनकी कैपिटल भी आपको बतानी है, इन चारों कंट्री की कैपिटल बतानी है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है आपको ये बताना है। अगला टॉपिक हमारा है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क एक्चुअली क्या है कि एक करंट टॉपिक था अभी, इसमें कुछ इशू था। और जो माधव नेशनल पार्क है, वैसे तो हम एक लिस्ट पूरी करेंगे नेशनल पार्क की, एक अलग से लिस्ट बनाएंगे कि इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क है, कितने हमारी सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व से, उसकी अलग से लिस्ट बनाएंगे और वो देखेंगे। लेकिन जो माधव नेशनल पार्क है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माधव नेशनल पार्क आपको याद रखना है सबसे पहले कि यह मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में है। दूसरा, माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम रखा गया माधव नेशनल पार्क। जो माधवराव सिंधिया थे ये ग्वालियर के महाराजा थे, और सिंधिया वंश से ये संबंधित थे, सिंधिया डायनेस्टी। एक्चुअली जो मराठास थे, मराठा जी कई सारी डायनेस्टीज थी, जैसे भोसले थी, सिंधिया थे, और गायकवाड़ थे। तो ऐसे मराठाओं की बहुत सारी डायनेस्टीज थी, जिसमें सिंधिया भी एक थी। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो जो है इसी वंश के है, माधवराव सिंधिया। तो इसी सिंधिया वंश के वे जो बिलोंग करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और माधव नेशनल पार्क है, ये माधवराव सिंधिया के नाम पे रखा गया है, और ये मध्य प्रदेश में है। इसके अंदर जो है जो नेशनल पार्क है, इसमें नीलगाय मिलती है, चिंकारा मिलता है, हिरण मिलता है, और जो है तेंदुआ मिलता है। ये तो खैर नॉर्मली है, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन आपको बस यही रखना है कि माधव नेशनल पार्क जो है किसके नाम पे रखा गया, कौन से वंश का था, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। बस आपको इतना याद रखना है, छोटा टॉपिक था। और जो हम अगला टॉपिक हम करेंगे, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है केरला में। वैनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है केरला में। पहली बात, लोकेटेड है केरला में। दूसरा, ये सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की। इसमें क्या है, टाइगर्स मिलते हैं, और इसका जो हिस्सा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में का भी पार्ट है। मैंने आपको बताया ना कि जो हम बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट अलग से करेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 स्टेट हैं इंडिया के, उनसे जुड़ा हुआ है। नीचे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, जहाँ पर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक आपस में मिल रहे हैं, उसी ट्राई जंक्शन में जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो तीनों स्टेट में आता है, ये जो है तमिलनाडु में भी आता है, केरला में भी आता है और कर्नाटक में भी आता है। एक बात। दूसरा,
जो वायनाड है ये केरला में है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का के जो एरिया है उसमें ये टच होता है, ये उसी का पार्ट है। और ये क्या है, इसमें टाइगर्स मिलते हैं। अगला जो वायनाड है, वायनाड से आपको पता ही है कि राहुल गांधी यहाँ के एमपी है। वायनाड के राहुल गांधी एमपी है। और इसमें जो है, इससे पहले क्या था, अमेठी के वे एमपी थे, तो उन्होंने वहाँ की सीट छोड़कर वायनाड के जो सीट थी वो उन्होंने होल्ड रखी। तो ये था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व इसको अलग से करेंगे। अगला जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो है पक्की टाइगर रिजर्व। पक्की टाइगर रिजर्व में हमें इतना याद रखना है कि जो पक्की टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में है, पहली बात। दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है पक्की टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व बोलते हैं, पखुई टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और इसी पक्की टाइगर रिजर्व या आप पखुई टाइगर रिजर्व बोल सकते हो, इसको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 मिला है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 इसी को मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पक्की टाइगर रिजर्व जो है इसको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना है। दूसरा, यहाँ से कुछ रिवर्स जो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रिवर इस टाइगर रिजर्व से निकलती है। तो जो रिवर है जो है कामेंग रिवर को हम याद कर सकते हैं, कामेंग रिवर, कामेंग रिवर। ये कामेंग रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश में है और इस टाइगर रिजर्व से ये निकलती है। एक है पक्की रिवर, एक है पक्की रिवर। तो जो पक्की रिवर है वो पूरब में है, इधर पूरब में है। दूसरा कामेंग रिवर जो है वेस्ट में है, कामेंग रिवर वेस्ट में है। और पक्की रिवर जो है वो ईस्ट में है, पक्की रिवर ईस्ट में, कामेंग रिवर वेस्ट में। और इसका पक्की टाइगर रिजर्व का दूसरा नाम पखोई टाइगर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 अभी दिया गया था। आपको बस इतना याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। अच्छा, थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बता दूं। जो टाइगर रिजर्व होते हैं, इंडिया में अभी 50 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व बनाना क्या है, वैसे तो नेशनल पार्क जो है हमारे, नेशनल पार्क जितने टोटल हमारे मोर देन 100 है, उन नेशनल पार्क में कुछ को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। जिन नेशनल पार्क में ज़्यादा टाइगर है या जिसमें टाइगर की जो है ज़्यादा हंटिंग हो रही हो, शिकार हो रहा हो, तो वो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर जो चलाया गया था 1972 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में। उसका काम यही था कि हमें टाइगर्स को बचाना है, ठीक है। टाइगर को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क थे उनको ही टाइगर, जिनमें टाइगर जो थ्रेटन थे, उन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये था पक्की टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है हमारा ओलिव राइडली टर्टल्स। जो ओलिव राइडली टर्टल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ओलिव राइडली टर्टल्स क्या है, कछुए है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा की कोस्ट में पाए जाते हैं। उड़ीसा कोस्ट में भी जो भीतरकनिका है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में उसको, भीतरकनिका जो वेटलैंड है उसमें ये उसके आसपास ये पाए जाते हैं। ये जो है एक जब इनका ब्रीडिंग का टाइम होता है उस टाइम पर ये भीतरकनिका के आसपास आते हैं। ज़्यादातर ये कर्नाटक का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ये आते हैं। और ये क्या है, अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये वुल्नरेबल है। ये क्या है, वुल्नरेबल है, अभी क्या है, खतरे में है। दूसरी बात, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें इसको प्रोटेक्ट करने की जो मतलब इसको जो शेड्यूल 1 है, इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है ताकि इसको बचाया जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि स्पीसीज ख़त्म होती जा रही थी। ये जो है इनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश की जो तटीय क्षेत्र था वहाँ पर इनकी जो है इनकी डेड बॉडी मिली है अभी कुछ दिनों पहले, किसकी, ओलिव राइडली टर्टल की। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरी बात, ये अभी करंट इशू भी रहा है कि जब इनकी डेथ मिली, अब इस पर थोड़ा हंगामा भी हुआ था कि इसने टर्टल क्यों मर रहे हैं। तो लोग इनको क्या करते हैं, पोचिंग भी करते हैं, पोचिंग मतलब शिकार करते हैं इसका। तो ये था ओलिव राइडली टर्टल। अगला टॉपिक है हमारा, और हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक है वो है इडलिब।
इडलिब जो है एक इंटरनेशनल टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, जिसमें ये करंट इशू में रहा है इडलिब, IDLIB इडलिब। इडलिब एक्चुअली क्या है, ये सीरिया में एक सिटी है, सीरिया में एक सिटी है, वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इडलिब। ये जो इडली है ये सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में है। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत डिस्टर्ब एरिया है, एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है और नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। तो इसमें बस ये देखेंगे हम कि ये कहाँ पर है, सीरिया में है, एक तो डिस्टर्ब एरिया है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर टर्की जो मिलिट्री है उसका भी इंटरफेयर है, जो तुर्की देश है उसका भी यहाँ पर इंटरफेयर है। अब देखो यहाँ पर ये इडलिब, ऊपर टर्की है, यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पर टर्की है और यहाँ पे इडलिब है, इडलिब प्रोविंस। तो ये डिस्टर्ब एरिया है और टर्की इसमें क्या करता है, इस यहाँ पे इंटरफेयर करता रहता है। और क्योंकि यहाँ पे कुर्ड्स है, जो है यहाँ पर जो कुर्ड्स है वो ट्राइब है जो कि अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, वो टर्की और सीरिया में भी है। तो क्या करता है, टर्की उसको भगा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि जो कुर्ड्स है वे भी काउंटर करते हैं इसकी आर्मी को, जो तुर्की की आर्मी है उसको काउंटर करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है जो है मैच करने के लिए कि इडलिब सिटी कहाँ पर है, तो ये सीरिया में है, ये याद रखना, ये डिस्टर्ब एरिया है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का। तो आई होप आपको शायद काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। और दिल्ली पुलिस में पता ही है आपको, करंट अफेयर्स से ज़्यादा डीप में तो हम जाएंगे नहीं। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब की एक लिस्ट जो है आपको दे दी जाएगी। आपको एक एक साइट से जो है गो थ्रू कराया जाएगा और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको जो होमवर्क दिया था कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कतर, UAE और कुवैत और सऊदी अरेबिया, इनकी कैपिटल कौन सी है और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।